क्या सर एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है? क्या अगर हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? कुछ ऐसे ही सवाल अक्सर हमारे सामने आते हैं जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अविरल तिवारी और आप सभी का स्वागत है द मेंटर फैक्ट्री में। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी किताबों की अहमियत के बारे में कि यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए ये कितना जरूरी है, कितनी आवश्यक है, और क्या ऐसा है कि अगर एनसीईआरटी ना पढ़ी जाए तो क्या सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए बच्चों, सीधी सी बात यह है कि जब भी हम किसी भी टॉपर का वीडियो देखते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का वीडियो देखते हैं, किसी भी सीनियर से बात करते हैं, तो उसका सबसे पहला जवाब ये होता है कि बेटा एनसीईआरटी पढ़ो। अब सवाल ये उठता है कि क्या एनसीईआरटी इतनी ज्यादा जरूरी है कि हर एक आदमी की एक कॉमन धुन रहती है एनसीईआरटी पढ़ने की, या एनसीईआरटी को ओवर हाइप कर रखा है। दूसरा सवाल ये रहता है बच्चों के दिमाग में कि सर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े कि न्यू एनसीईआरटी पढ़े। देखिए, वैसे तो ये सारे सवाल अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, बट अगर हम इनको जनरलाइज करने की कोशिश करें तो मैं इनको कुछ छोटी छोटी बातों में तोड़ के समझाना चाहूंगा। जैसे सबसे पहला सवाल है कि क्या हमें एनसीईआरटी पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, वैसे अगर हम बात करें यूपीएससी के सिलेबस की, तो यूपीएससी के सिलेबस में अगर आप पढ़ोगे चीजों को और एनसीईआरटी के कोर्स को देखोगे, एनसीईआरटी के सिलेबस को देखोगे, करिकुलम को देखोगे, तो वहां पर आपको उसकी यूजफुलनेस समझ में आएगी। जैसे अगर हम सब्जेक्ट्स वाइज तोड़ें, तो अगर आप पॉलिटी की बात कर रहे हो तो आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पॉलिटी की किताब पढ़ना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप कर रहे होते हैं और वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हो। अगर आप हिस्ट्री की बात करते हो तो 11 12 की हिस्ट्री को एलोबरेट करके हमने उसको मेन कोर्स में रखा हुआ है, जो मेंस का सिलेबस है उसमें रखा हुआ है, तो वो भी पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। ज्योग्राफी की बात करें तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की ज्योग्राफी की किताब पढ़े बिना अगर आप जा रहे हो तो शायद आप एक रिस्क ले रहे हो, क्योंकि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो ज्योग्राफी की किताब है वो इतनी बढ़िया तरीके से लिखी हुई है कि अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ा हुआ है और किसी एक कोचिंग मटेरियल को आपने सप्लीमेंट ले लिया है, किसी एक टीचर के नोट्स, क्लास नोट्स अपने एज अ सप्लीमेंट ले लिए हैं, तो उसके बाद आपको शायद ही जर्नल स्टडीज के लिए कोई किताब पढ़नी पड़े करंट अफेयर्स के अलावा। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो देखिए इकोनॉमी की वैसे तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की बात होती है, बट मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताऊं तो बेटा 9वीं और 10वीं की किताब एनसीईआरटी में पढ़ने का इकोनॉमी के लिए कोई तात्पर्य नहीं होता, बहुत ज्यादा उसका वेटेज नहीं होता, बहुत ज्यादा वहां से आप कुछ फ्रूटफुल निकाल नहीं पाते, क्योंकि जो 9वीं और 10वीं की किताबों में चीजें दी हुई हैं वो आप जनरली आगे चल के मेन सिलेबस में पढ़ रहे होते हो, जगह जगह पर उनके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हो, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहां पर हो जाती है। 9वीं क्लास में पालमपुर की कहानी है, और पालमपुर की कहानी से हमें क्या लेना देना। हाँ, एक इंट्रोडक्शन हो जाता है, इंटरेस्ट के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, एक बेहतर तरीका है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी को आप कुछ समय के लिए छोड़ सकते हो, यदि आप अगले साल ही अपियर करने की कोशिश कर रहे हो या आप अपने लिए एक साल का समय लेके चल। दूसरी चीज, अगर हम 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी की किताब की बात करें तो सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान रखना है कि 11th क्लास की जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस एनसीईआरटी को किताब को पढ़ना आवश्यक हो जाता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि वो अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो 11th की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किताब है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किताब है, वहां से कभी कभी क्वेश्चंस इन बिटवीन लाइन से भी आ जा रहे हैं, तो वो किताब कहीं ना कहीं पढ़नी जरूरी हो जाती है। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर परचेज करनी है तो 11th की किताब जरूर परचेज करो। उसके बाद अगर आप आते हैं 12th में, तो 12th में आपको दो टॉपिक्स मिल जाते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब मिलती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब मिलती है। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा, मैं मना नहीं कर रहा, आपको इच्छा है आप खरीद सकते हो, बट मैं सजेस्ट ये करूंगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो, किसी क्लास नोट से पढ़ रहे हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, तो वो टॉपिक्स वो कवर कर देता है अपनी क्लास में, उसका उतना ज्यादा वेटेज वहां पर एग्जाम में आपके नहीं होता। जैसे मैं अगर अपनी क्लास की बात करूं तो मैं पहले चैप्टर में पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स समेट देता हूं, और चांसेस रहते हैं कि उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो वो प्रीलिम्स में आपके क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि उतने होलिस्टिक तरीके से पढ़ा दिया जाता है। जनरली सारे टीचर्स यही करते हैं। बात करते हैं 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर आपने खरीद ली है तो एटलीस्ट एक या दो रीडिंग दे दो, ज्यादा नहीं, एक से दो रीडिंग बस। और उस रीडिंग में भी जो आपका फॉर्मूले पार्ट है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जो डेफिनेशन पार्ट है, उनको आप पढ़कर उनको मार्क कर सकते हो, या कहीं पर नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या है कि आप एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ सकते हो। अच्छा, ये कहा क्यों जाता है कि एनसीईआरटी इतना पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो बेटा देखिए सिंपल सी बात यह है कि एनसीईआरटी आपका एक बेस बनाती है।
क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू स्टैब्लिश किया गया करिकुलम है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि उस करिकुलम के बारे में आप जानो और ताकि उसी के बिहाफ पर आप आगे जाके चीजों को एडवांस लेवल पर ले जाओ और उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। एग्जाम में वेटेज की बात करें तो हाँ 20-30% आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिल जाएंगे यूपीएससी के मेंस एग्जाम में, दैट मींस यूपीएससी सीएसई के एग्जाम। अगर आप अदर एग्जाम के लिए जाते हो लाइक सीएपीएफ तो आपका वेटेज 60% तक हो सकता है, एनडीए सीडीएस में भी 60-70% तक उसका वेटेज हो जाता है और कभी कभी हमको वो वेटेज बढ़ा हुआ भी दिखाई देता है अदर देन करंट अफेयर। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को बताती है। लेकिन मैं ये फिर भी कहूंगा कि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सारा फोकस एनसीईआरटी पे लगा दिया, सारा टाइम एनसीईआरटी पे लगा दिया और वेस्ट कर दिया। अगर आप 1 साल का समय लेके चल रहे हो, 1.5 साल का समय लेके चल रहे हो, यानी कि अगर आप अभी की बात करें 2025 की, 2026 का अटेम्प्ट देना चाहते हो, 2026 के अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अब समय है एनसीईआरटी को बंद किया जाए और एडवांस बुक, रेफरेंस बुक्स, टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग और रिवीजन किया जाए। लेकिन अगर आप मान लेते हैं 2 साल 3 साल का अभी टाइम है आपके पास, यू आर इन बीएससी फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, आप 2 साल का गैप लेके चल रहे हो, तब मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हाँ एक बार आप एनसीईआरटीज को रीड कर लो और सारी एनसीईआरटीज के थ्रू एक बार हो जाओ ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए वहां पर। उसके बाद दूसरा सवाल आता है कि सर एनसीईआरटी ओल्ड पढ़नी चाहिए कि एनसीईआरटी न्यू पढ़नी चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, चाहे ओल्ड पढ़ो चाहे न्यू पढ़ो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है तो वो कवर अप हो जाता है, उसके लिए इतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। अभी जो मार्केट में अवेलेबल है आप उसको पढ़ के भी अपना काम चला सकते हो। ये जो भ्रम होता है कि नहीं ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, लाओगे कहां से स्टॉक? ठीक है, तो बेहतर ये है कि जो मिल रही है एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी है, तो जो एनसीईआरटी मिल रही है आप उसको पढ़ो क्योंकि आगे चल के सिलेबस वहीं से निकलने वाला है, क्वेश्चन उसी से बनने वाले हैं। जब सरकार नई एनसीईआरटी को लॉन्च कर रही है तो ओल्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछने में क्यों इंटरेस्टेड रहेगी? हाँ कभी कभी क्वेश्चन आते हैं तो हमें 100 में से 55 नंबर, 100 में से 60 क्वेश्चन ही तो करने हैं। अगर मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन उन्होंने ओल्ड एनसीईआरटी से पूछ भी लिए तो अब क्या ओल्ड और न्यू हम दोनों खरीदते थोड़ी बैठेंगे, है ना? तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि आप ओल्ड हो चाहे न्यू हो कोई भी ये खरीद सकते हो, उसमें कोई भी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है तो वो अपडेट हो जाता है, उतना इशू नहीं होता। तीसरी चीज सवाल आता है कि क्या सारी एनसीईआरटी खरीदना जरूरी है? तो बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी कोशिश करो आप पीडीएफ से रीड कर लो, आप ऑनलाइन रीड कर लो, या एनसीईआरटी 2 दोस्त 3 दोस्त मिलकर खरीद लो, उससे पढ़ लो। हाँ 11th-12th की एनसीईआरटी खरीद लो क्योंकि उनका वेटेज भी है, उनकी वैल्यू भी है, उनसे मार्क्स भी आते हैं, उनसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको एक थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आपके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। आप सारी एनसीईआरटी खरीदने गए, पता चला 2,000-2,500 का बिल बना दिया आपने एनसीईआरटी में खाली, और पढ़ नहीं पा रहे हो, तो उसको खाली रखने के लिए खरीदने का क्या मतलब है? सेलर तो आपको बता देगा, जिनके सेलर से कमीशन बने वो भी बता देंगे कि हाँ सारी बुक्स खरीद लो, ठीक है। खैर कमीशन वाली बात तो मैंने ऐसे मजाक में कर दी, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप सारी एनसीईआरटी खरीद के करोगे क्या? 11वीं 12वीं की खरीदो, 11वीं 12वीं की पढ़ना जरूरी भी है क्योंकि उससे इन बिटवीन लाइंस आ जाता है, और बस उसके अलावा जो 9वीं 12वीं 9वीं से 10वीं की आपकी एनसीईआरटी, कुछ लोग कहते हैं 6ठी से 10वीं की पढ़ लो, पतली पतली एनसीईआरटीज हैं, ऑनलाइन पीडीएफ के फॉर्म में आप पढ़ सकते हो आसानी से और वो चीजें कवर हो जाएंगी। मैंने खुद भी किया है और हमारे जो टीचर थे उन्होंने भी यही बताया कि 6ठी से 10वीं तक आप ऑनलाइन पीडीएफ पढ़ लो, बेटर है कि आप 3-4 दोस्त मिलकर खरीद लो, या फिर उसके अलावा एनसीईआरटी सार टाइप की कई किताबें आती हैं उनमें से कोई देख सकते हो। हाँ 11वीं 12वीं को सीरियसली लाइन बाय लाइन रीड करने की जरूरत है क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है, एनसीईआरटी कितनी पढ़नी चाहिए, किस तरीके से पढ़नी चाहिए। इसके अलावा आपके जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और इसके अलावा मैंने कल एक और वीडियो डाला था टॉपिक पर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी पर, उसको भी एक बार देखिएगा और इस तरीके के और टॉपिक्स के लिए हमें बताते रहिए कि किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हो। इकोनॉमी को लेके हम टॉपिक्स यहां पर डालते रहेंगे। साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं कि बहुत जल्द ही हम 9 से 12वीं क्लास तक के लिए जो बोर्ड्स का होता है, बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए भी इंट्रोड्यूस कराएंगे, उनके लिए भी क्लासेस को इंट्रोड्यूस कराएंगे ऑनलाइन ही, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है, हमें प्रमोट करता है आगे बढ़ने को और मेहनत करने को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।